गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। सभी बच्चों को विद्या शक्ति की इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। आप सबका स्वागत है बेटा। तो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सर्दियाँ सब कैसे चल रही है बेटा, बताइए। अब कैसा लग रहा है, मौसम सब ठीक है वहां पर? हम्म। और बेटा, हम लोग क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? वेरी नाइस, ओके, कंपोजिट विद्यालय। चलिए, तो हम सभी अच्छे हैं, सभी कुशल से हैं, ये उम्मीद करते हैं। और बेटा, पिछली क्लास में हम लोग किशोर अवस्था कर रहे थे। किशोर अवस्था का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूपीएस बोरकला, गुड आफ्टरनून। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने आज अभ्यास प्रश्न करना है, ठीक है। तो मुझे पता है बहुत सारे स्कूल्स के अभ्यास प्रश्न सब हो चुके होंगे, लेकिन कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर क्या नहीं हुए, अभी भी जो है इनके क्वेश्चन आंसर्स जो है नहीं हुए हैं, है ना। तो हम सभी बच्चों से यही कहेंगे कि जिन बच्चों का हो चुका है स्कूल में, वो इसको रिवीजन के तौर पर ले लीजिए। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आप क्या करिए बेटा, अपने नोटबुक्स निकालिए। और क्या करेंगे हम लोग? प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चे, जो आपके छोटे छोटे जो प्रश्न है ना, मैम गर्मी का एहसास हो रहा है, ओके ओके। अच्छा, अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, ठंडी खत्म हो गई। चलिए, तो बेटा, जिसमें छोटे छोटे जो प्रश्न है ना, जैसे कि आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सही कथन के आगे सही लगाना है, गलत कथन के आगे गलत लगाना है, ये सब तो बहुत आसान सवाले हैं, है ना। तो वो सब आप अपने आप करोगे? वो सब अपने आप कर सकते हो बच्चे? जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो भी मुझे बता दीजिएगा, हम उसको भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज थोड़े जो लंबे उत्तर होते हैं ना, प्रश्न जो होते हैं, जो थोड़े अच्छे मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों के आंसर्स को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या कीजिए, लिखिए, अपना नोटबुक निकालिए। सबसे पहला जो प्रश्न है, ये यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे टेक्स्ट बुक और नोटबुक को निकालिए और सबसे पहला प्रश्न ये लिखिए, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूं, आंसर स्क्रीन पे दिखेगा आपको। ओके बेटा, तो सभी बच्चे लिखिए, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो आंसर अभी हम दिखाते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे भी इसको, हम रिवाइज भी करेंगे इसको और लिखते भी जाएंगे। ओके, चलिए। तो देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न, ये है हमारा प्रश्न, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, देखो शारीरिक यहां पर दो बार आया हुआ है, शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो बेटा, हमने पढ़ा है बहुत सारे चेंजेस आते हैं किशोर अवस्था के दौरान, जिसमें कि शारीरिक परिवर्तन भी बहुत होता है और मानसिक परिवर्तन भी होता है ना। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन। तो लिखिए आप, तो क्या क्या शारीरिक परिवर्तन है, वो हम लिखते जाएंगे। जिन बच्चों का छूट रहा है, यानी कि हम पढ़ते समय अगर कई बच्चों के पॉइंट्स छूटते हैं ना बेटा, तो आप मुझे बताइएगा, तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको फिर से दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आप प्रयास कीजिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखे हम लोग। चलिए सारे लिखिए। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन लिखिए, लंबाई में वृद्धि। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो या कमा डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि। देन दूसरा, स्वर में बदलाव, ठीक है। लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांग जननांगों में परिपक्वता, श्वेत एवं तैल ग्रंथियां, यहां पर तैल ग्रंथियों की सक्रियता है, ठीक है। यहां पर तेल आया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तैल ग्रंथियों की सक्रियता।
तो ये सभी जो है, ये सब क्या है बेटा, ये सब शारीरिक परिवर्तन है। तो एग्जाम्स में अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वे कौन कौन से हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। लिखिए, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता। लिख लिया बच्चे सबने? शारीरिक परिवर्तन लिखा सबने? चलिए अब हम लिखेंगे मानसिक परिवर्तन। जिनका छूट रहा है, छूटा है वो बताइएगा। ओके, आप बताओगे तभी मुझे पता लगेगा। अब देखो बेटा, मानसिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं किशोरावस्था में? क्या होता है? यस, किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा, यानी कि किशोरावस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम बालावस्था बोलते हैं, है ना? तो पहले जो बालावस्था में होते हैं बच्चे, उसकी अपेक्षा अब जो बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं, जो किशोर किशोरियां होते हैं, हम क्या लिखेंगे? पहले की अपेक्षा अधिक सचेत। ठीक है, अधिक सचेत, चिंतनशील, फिर संवेदनशील, कौमा, भावुक और स्वतंत्र हो जाते हैं। ओके, तो हमने लिखा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों ही। सभी बच्चों का हो चुका है? किसी का छूटा तो नहीं है बेटा? ओके, किसी का छूट रहा है तो एक और बार जरा देख ले। ये है हमारा पहला प्रश्न, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो हमने दोनों लिखना है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों लिखना है। तो लिखिए, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता। उसके बाद मानसिक परिवर्तन लिखेंगे, किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, संवेदनशील, भावुक और स्वतंत्र हो जाते हैं। ओके, यूपीएस 4 क्लास से कहा है यस मैम हो गया है। तो आई होप सभी बच्चों का ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा? सबका हो गया है? ओके, दूसरे प्रश्न की तरफ चले हम लोग। दूसरा प्रश्न देखें, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, ये देखिए यहां पर, ये रहा प्रश्न क। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? CS राम गवा से कहा है यस मैम हो गया है। तो आई होप सभी स्कूल्स का हो गया है बच्चों का। अगर छूट रहा है बेटा, कोई हेजिटेशन नहीं चाहिए, आप बेझिझक बोलिए कि मैम हमारा ये पॉइंट छूट गया है, हम आपको दिखाएंगे फिर से। ठीक है, चलिए ख प्रश्न देखिए बेटा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा यह किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं बेटा कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, है ना? क्या होते हैं, किसको कहते हैं हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण? तो लिखिए हम इसका आंसर। यूपीएस भोरकला का भी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, वेरी गुड। चलिए, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लक्षण जो किशोर अवस्था में के समय विकसित होते हैं एवं पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, उसे हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। तो क्या लिखा आपने? सब दो क्वेश्चंस है बेटा उसमें। देखो ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं। क्या क्या पार्ट्स है यहाँ पर, ये देखिए। पहला तो ये पूछा है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, है ना?
और ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। ये दो प्रकार से, ये दो पार्ट में क्वेश्चन है ये। तो ये थोड़े से अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएस गाजापुर से, मैम लाइट नहीं है, मोबाइल से क्लास चल रहा है। ओके, कोई नहीं, जब बच्चों को जब लाइट आ जाए तो आप ये प्रश्नों को जरा आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं एवं पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इतना पहला आप पार्ट लिखिए। पहला पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यह किस प्रकार नियंत्रित होते हैं, है ना। ये किस प्रकार, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो किस प्रकार क्या होता है, नियंत्रित होते हैं। मैम एक बार फिर से दिखाइए, यूपीएस मिर्जा मुराद। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन चाहिए आपको। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फिर से दिखाना है? ओके, दिखाते हैं। चलिए, एक एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी। सभी बच्चों को ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किसी का छूट गया है तो उनके लिए ये फिर से हम लोग जरा दिखाते हैं। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन, है ना। तो सबसे पहले हम शारीरिक परिवर्तन लिखेंगे। लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता, श्वेत तथा तैल ग्रंथियों की सक्रियता, ये है शारीरिक परिवर्तन। लिखिए, आराम से लिखिए। अगला, मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे हम? किशोर अवस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक और स्वतंत्र हो जाते हैं। ये है मानसिक परिवर्तन। ओके, आई होप ये आंसर हो गया है यूपीएस मिर्जा मुराद के बच्चों का। यस मैम बोला है। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए बेटा, ये दूसरा प्रश्न था हमारा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा यह किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो लिखिए इसका आंसर भी आप। ऐसे लक्षण जो किशोर अवस्था के समय विकसित होते हैं एवं पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। फिर लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण बच्चों में आते हैं, किशोर अवस्था में जो आती है, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कौन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। अब अगला चले, हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले, तीसरे प्रश्न की तरफ चले। सभी का हो गया है? ओके, तो हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, ये देखिए, ग प्रश्न। किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था में, यस, सीएस, रमा गवा, अंशु, जूली, रितिका, यस मैम, अरे बेटा शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, लिखा आपने, गुड। तो किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो हमें पता है किशोर अवस्था के समय
हमारा जो शरीर होना चाहिए वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। क्यों? उसका उसका जो महत्व है उसी को हम स्पष्ट कर रहे हैं इस आंसर में, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था हमने? किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई का बहुत महत्व है। किशोर अवस्था में श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। श्वेत ग्रंथियों की और तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे शरीर से गंध आने लगती है। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में श्वेत ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियों की सक्रियता बहुत ज्यादा आती है। तो अगर ठीक से नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? शरीर से गंध आने लगेगा, है ना। आसपास कोई नहीं बैठेगा भाई। तो प्रतिदिन क्या करना चाहिए? क्या करना? यस बेटा, यूपीएस झालुपुर से रितेश आनंद, मुकेश, समीर, हर्षित, जयसूर्या। फिर कौन है? तेजस्वी, मानसी, नेहा, रिया, आयुषी, खुशी। मैम नाम लीजिए। नाम ले लिया आपका बेटा? सभी बच्चों का नाम ले लिया, ठीक है, यूपीएस जालूपुर से। खुश हो सभी? चलिए लिखिए आप, ठीक है। तो लिखिए। तो जिससे शरीर से गंध आने लगती है, प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। ऐसे नहीं करने से क्या होगा? जीवाणुओं और कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है एवं चर्म रोग, खुजली तथा अन्य रोग होने की आशंका रहती है। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया बेटा, आप थोड़ा थोड़ा करके लिखिए, ठीक है। पहले इतना लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? यहां तक लिखते हैं। चलिए यहां तक लिखिए, उसके बाद फिर आगे का भी दिखाएंगे आपको। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का बहुत महत्व है। किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे शरीर से गंध आने लगती है। प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर जीवाणुओं और कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा, इतना लिख लिया बेटा? यहां तक हो गया ना? खतरा बना रहता है एवं चर्म रोग, खुजली तथा अन्य रोग होने की आशंका रहती है। किसी का कोई पॉइंट छूट गया है तो बताइएगा, ओके। सीएस भट्सार से क्या कहा बेटा आपने? बच्चे क्या बोल रहे हैं? हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है बेटा, ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू, ठीक है। चलिए, तो लिखिए, ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं और कवकों द्वारा, ठीक है, आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंगस होते हैं ना, कवक जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करेंगे? अगर हमारे शरीर की साफ सफाई ठीक से नहीं होगी तो क्या होगा बच्चे? वो हमारे शरीर में रोग कर देंगे, है ना। हमें चर्म रोग होगा, खुजली होगी तथा अन्य रोग भी हमारे शरीर में होने की आशंका रहती है। तो आई होप ये बच्चों ने लिख लिया। इसका आंसर कंप्लीट हो गया बेटा? लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, ठीक है।
CS चंदापुर, CS कानपुर, CS सरसवान, इन सब यहाँ के बच्चों का ये कंप्लीट हो गया है आंसर। थैंक यू बेटा आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले बेटा। अगर सभी बच्चों का हो गया है तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किसी का रह गया है तो प्लीज बताइए। CS देवपुर के बच्चों ने कहा है यस मैम। ये कौन से बच्चे हैं? CS प्राचीन रामनगर से कोमल यादव, कमल यादव, विद्या यादव, शिवा, जय कुमार, मंदाकिनी। मैम नाम ले लीजिए। ले लिया, ले लिया बेटा, सबका नाम ले लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, ये जो प्रश्न है ना बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में आते समय आप बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर लिखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। युग्मनज में हमें पता है जो लिंग निर्धारण होता है वो कहाँ पर निश्चय होता है या कहाँ पर निर्धारित होता है बेटा? युग्मनज में, है ना। जो जाइगोट होता है उसमें निर्धारित होता है। तो ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन? युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है ना। ये सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं। जो केंद्रक होता है मनुष्य का, जो प्रत्येक केंद्रक होता है यानी कि कोशिका को जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं बेटा? ये 23 जोड़े, 23 जोड़े होते हैं, है ना। जिसमें कि 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष और स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि 23 गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में भी 23 होते हैं, स्त्री में भी 23 होते हैं। और ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं इसमें जो 22 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र के, ये पुरुष और स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है जो लिंग गुणसूत्र का होता है, वो किस रूप में पहचानते हैं हम? किस रूप में पहचानते हैं, है ना? अंग्रेजी के एक्स और ओके CS, यस, ओके ओके हो गया है उनका भी। ओके ओके बेटा। तो जो 23वां जोड़ा है लिंग गुणसूत्र है वो एक्स और वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में दो गुणसूत्र यानी कि कैसे गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। ये कभी भी आप भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में कैसा होता है? एक एक्स होता है और एक वाई होता है। स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो क्या होता है? तो युग्मनज कैसे होता है? युग्मनज एक्स वाई प्रकृति का होता है ना। जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिलता है तो उस युग्मनज का प्रकृति कैसे होता है बेटा? एक्स वाई होता है। तो नवजात शिशु का लिंग कौन सा होगा? लड़का होगा, है ना। जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु मिल जाए तो यानी कि निषेचन हो जाए तो युग्मनज कैसा होगा? एक्स एक्स प्रकृति की होती है। तो वो जो नवजात शिशु कैसे होते हैं, क्या लिंग होता है उनका? लड़की होती है ना। ये हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आप आराम से लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहां से। ये देखिए यहां से दिखाते हैं हम आपको, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, समझाइए। अरे वाह, आंसर भी आ गया चैट बॉक्स में। मुझे लग रहा है बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन से स्कूल से है? कॉम्पोजिट विद्यालय। फिर एक मिनट, CS बटसार से। देखो
उन्होंने लिखा है एक्स एक्स गर्ल, एक्स एक्स वाई बॉय, अंशिका प्रिया। बेटा बहुत बढ़िया, आंसर सही है आपका। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आया है आपका, तो आप कैसे लिखोगे? एक्स एक्स बॉय, एक्स सॉरी एक्स एक्स गर्ल, एक्स वाई गर्ल कर, एक्स वाई बॉय करके नहीं लिखेंगे हम, है ना? थोड़ा सा इलेबरेट करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करके आंसर लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से इसके आंसर को लिखेंगे। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें कि जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र कहलाता है, तो आप लिख सकते हैं ना, जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो एक्स और वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला, आराम से लिखिए, गलती नहीं करना, ठीक है? यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है, तो युग्मनज, यहां पर युग्मनोज करके आया हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, युग्मनज है यहां पर। यस, युग्मनज एक्स वाई प्रकृति का होता है, तभी नवजात शिशु लड़का होता है, ये याद रखिए, एक्स वाई लड़का। जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन होने पर युग्मनज एक्स एक्स प्रकृति के होते हैं, तथा नवजात शिशु क्या होती है? लड़की होती है। सबका आंसर हो गया भाई? सबने लिख लिया? सभी बच्चों का हो गया बेटा? ये सी एस देईपुर से भी कहा है एक्स एक्स गर्ल, एक्स वाई बॉय, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया है ना? ओके, गुड, गुड बेटा। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखें। यस मैम कहा है कॉम्पोजिट विद्यालय में। सभी जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठीक है? देखो बेटा, बहुत जो है स्कूल्स है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कई स्कूल्स अभी भी जो है चुप है, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। हाँ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ भाई? ओके, रुक जाइए, रुके हैं हम, आपके लिए रुके हैं, ठीक है? चलिए एक और बार देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए, आराम से लिखिए। जब आपका हो जाए तो जरा बता दीजिएगा, ठीक है? हो गया है। ओके, सीए सरसवा का हो गया है। एक और स्कूल है जिनका भी हुआ नहीं है। आराम से लाइन बाय लाइन जाइए। यूपीएस जालूपुर से भी कहा है, उनका भी आंसर ये कंप्लीट हो गया है। हो गया है मैम, ओके। चलिए, हो गया बेटा सभी का। चलिए, ओके। अगला क्वेश्चन जो है ना बच्चे, वो जरा आप क्या देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसको जरा डिस्कस करेंगे, और इसका आंसर भी हम अगले क्लास में लिखेंगे, ठीक है? क्या है क्वेश्चन हमारा? देखो, किशोर अवस्था में पोषण का क्या महत्व है, या आपने ही बताना है मुझे। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले
क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। बेटा आपके पुस्तिका में, आपके पुस्तक में एक तालिका दी है जिसमें कि जो किशोर किशोरियां हैं उनके पोषण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं, है ना। तो वो भी जरा देखकर आइएगा, और किशोर अवस्था में पोषण का महत्व क्या है ये भी जरा आप सभी बच्चे समझ कर आइए। अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा समय जो है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है, ठीक है। ओके, तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सीएस कॉम्पोजिट विद्यालय, आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है बताइए प्लीज। नो करके लिखा है आपने। ओके, वो क्वेश्चन हुआ नहीं है, एक मिनट जरा, चलिए। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो एक्स और वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई होता है। यस मैम, हो गया है। चलिए, हो गया सभी बच्चों का। ओके, तो ठीक है फिर। तो जिनका छूट भी गया है ना बेटा, अगले क्लास में हम आपको एक और बार उस क्वेश्चन का आंसर दिखा देंगे। ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।